तो आप मुझे बताइए हमें वेब 3 के बारे में बात भी हमें क्यों करनी चाहिए? वेब 3 में जो अभी घुस गया वो वहाँ से पैसा बनाकर निकल सकता है। आज के टाइम में डेटा आपका सबसे बड़ा है, डेटा और प्राइवेसी। सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ कैसे आसान शब्दों में बताएँ? तो यही आपके डेटा का मिसयूज़ है, कहीं आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो वेब 2 और वेब 3 में आज के टाइम में बहुत अंतर है पैसे के टर्म। तो हम इसके लिए अपने पहले सराउंडिंग कैसे क्रिएट करें वेब 3 की, जिससे कि हमें वेब 3 की इन्फॉर्मेशंस, जॉब्स के बारे में पता चल सके? हाँ, वेब 3 में एक्सपीरियंस के बगैर भी बहुत सारी जॉब्स है जो आप ले सकते हैं। रिफ्लाई है जो एक अभी नई नीश क्रिएट हुई है कुछ ही पिछले महीनों में। मैं उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे उसमें घुसना है, क्या रोड मैप है। तो जैसे वेब 2 में लोग फाइवर पे जाके जॉब ढूँढते हैं, क्या वेब 3 के लिए भी कोई ऐसी चीज़ है? अब वेब 3 के अंदर जॉब्स ढूंढने के लिए भी बहुत सारी अच्छी साइट्स हैं। सभी लोग एआई वगैरह के लिए पीछे भाग रहे हैं, डेटा साइंस के पीछे भाग रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें। उन्हें लग रहा है कि उनकी मार्केट में जॉब चली गई। तो आप मुझे उन्हें वेब 3 के लिए बताएँ, वेब 3 में वो क्यों हुआ? लेकिन वहाँ पे एआई एक एक्सपेक्ट तक यूज़ होती है। एआई पूरा वेब 3 नहीं समझ सकती है। सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के अनदर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी लोगों के दिल में और दिमाग में एक ही डर है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। स्टेप ऑन स्ट्रीट आपको बताएगा कि आपको इंडस्ट्री में कैसे स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एपिसोड वेब 3 के ऊपर होने जा रहा है, तो इसी के साथ हमारे साथ हैं जानवी परवार जी, जिन्हें वेब 3 का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो आपको बताएंगी कि अगर आप वेब 3 में एक्सपीरियंसड हैं तो आपको कैसे जॉब लेनी है, और एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आपको वेब 3 में कैसे जॉब लेनी है। तो इसी में इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारे जॉब्स को भी शेयर किया हुआ है, तो इसी के साथ बने रहिएगा स्टेप ऑन स्ट्रीट में, और पॉडकास्ट पे अंत तक बने रहिएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक नया फील्ड है, नई इंडस्ट्री है। तो आपको धैर्य के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक देखना है, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट पे शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इस एपिसोड में पहली बार आए हैं या फिर जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि वेब 1 और वेब 2 क्या है, तभी हम वेब 3 पे आएंगे। तो जानवी जी, तारिका में आपका स्टेप ऑन स्ट्रीट पे, तो बताइए आप थोड़ा वेब 3 और वेब 2 के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेब 1 से। ओके। वेब 1 वो था जहाँ पे आप चीज़ें देख तो सकते थे लेकिन उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में किसी ने आपको न्यूज़ लिख कर दे दी, लेके आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे। यही था वेब 1। इंटरनेट था उस टाइम पे, वेबसाइट विकिपीडिया जैसे वेबसाइट अपलोड होते थे, आपने केवल वहाँ पे जाके आर्टिकल सर्च करा और देख लिया और कुछ नहीं। आप कोई लिंक क्लिक नहीं कर सकते, लिंक क्लिक करके दूसरे पे जा सकते हैं, लेकिन कोई आप उन्हें कुछ मैसेज करके बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं का। जी। उसके बाद आया वेब 2, जब yahoo.com और facebook.com ऐसी चीज़ें आनी शुरू हुई जहाँ आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप लोग दूसरे एक से दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दूसरे की पोस्ट को। उसके बाद और भी चीज़ें आप अपनी तरफ से पोस्ट कर सकते हैं, लोग आपको देख सकते हैं। म्यूचुअल कन्वर्सेशन। हाँ, म्यूचुअल कन्वर्सेशन, आप एक से दूसरे से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। जी। तो वहाँ आपका पूरा लोगों से कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हुए, पूरा इकोसिस्टम बन गया। यहाँ पे प्रॉब्लम आई डेटा की। जैसे फेसबुक ने कई बार न्यूज़ आई है कि फेसबुक ने डेटा बेच दिया है अब। जी। आज के टाइम में डेटा आपका सबसे बड़ा है, डेटा और प्राइवेसी, इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है नहीं। आपका फ़ोन रखा है, आप बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन आपकी सारी चीज़ें सुन रहा है, 10 मिनट बाद आप जाकर देख रहे हैं, हमने स्नीकर्स के बारे में बात करी, वो स्नीकर्स आपको शो हो रहे हैं। जी। तो यही आपके डेटा का मिसयूज़ है, कहीं आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। जी। तो इसके साथ मतलब यही कहना चाहेंगे कि डेटा इज़ अ न्यू फील्ड। हाँ, न्यू करेंसी, डेटा एक करेंसी है। वेब 3 का मेन यही था कि हम डेटा को कैसे डिसेंट्रलाइज़ कर पाएँ ताकि आप अपना डेटा ओन कर पाओ। कि मैं किसी को हाँ करूँ कि अच्छा तुम्हें मेरा डेटा चाहिए, जब मैं ओके करूँ तब तुम मेरा डेटा एक्सेस कर पाओ। वेब 3 का मेन कॉन्सेप्ट ही यही आया है। अब वेब 3 में क्या है, डिसेंट्रलाइज़्ड वर्किंग है पूरी। आप अभी तक जैसे फेसबुक कंपनी है, तो फेसबुक के ही हेडक्वार्टर में सारी चीज़ें रन हो रही हैं। वो वहाँ पे सारे सिस्टम्स हैं, उनके पास डेटा है। कोई सिंगल और कोई अथॉरिटी नहीं, कोई चेंजेस भी वो करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी अब यही फाइनेंस की बेस पे देखा जाए, कोई बैंक है, अब तो खैर आरबीआई जैसी अथॉरिटीज़ है हमारे पास, जो सारी ट्रांज़ैक्शंस को ओवरसी करती है, वरना अगर किसी एक सिंगल बैंक के पास पावर हो, तो वो तो मनी को मैनिपुलेट कर सकती है, लुक आउट कर दे ट्रांज़ैक्शंस में। जैसे ज़्यादातर कंपनियाँ जो बैंकरप्ट होती है, वो होती कैसे हैं? इसी तरीके से। वेब 3 का यही है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो आप जैसे फेसबुक सिस्टम्स रन कर रही थी, तो आप उसकी जगह अपना सिस्टम रन करें, मैं सिस्टम रन करूँ, हम दोनों वेरीफाई करें
तब जाकर कोई चीज़ एक्सेप्ट हो बाहर। ओ, तो वेब थ्री का आइडिया ही यही है। तो आप हुआ कैसा होता है ब्लॉकचेन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन इसकी। ब्लॉकचेन में सारी चीज़ें अलग-अलग लोग रन कर रहे हैं कंप्यूटर्स को। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन में माइनिंग अलग-अलग टाइप जो सिस्टम्स हैं वो कर रहे हैं। वो चीज़ अलग है। आज के टाइम में सेंट्रलाइजेशन की तरफ बिटकॉइन जा रहा है क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास माइनिंग पावर है और वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन इथेरियम के केस में वो नहीं है। इथेरियम दूसरी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन जो है इथेरियम। आप अगर हैं, आप वैलिडेटर बन के अपने सिस्टम के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं और जब 10 लोग इकट्ठे वेरीफाई करते हैं तब वो चीज़ ज़्यादातर एक्सेप्ट होती है। अच्छा, दिस इज़ वेरीफाइड, नाउ आई कैन एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन। या फिर ये ट्रांजेक्शन मनी के बेसिस बात करें, आपने मुझे भेजा, अब किसको मालूम? आप तो कल डिनाई कर दो कि नहीं मैंने नहीं भेजा है। जी, आपने ट्रांजेक्शन किया, इन्होंने वेरीफाई किया, कैमरामैन ने वेरीफाई किया या किसी तीसरे पर्सन ने वेरीफाई किया। 3 4 10 लोगों ने ओके करा, अच्छा ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो वो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड हो गया उसी टाइम पे। अब वहाँ पे प्रूफ है कि हाँ, आपने मुझे मेरे साथ ट्रांज़ैक्शन किया था। मैं भी बैक नहीं कर सकती कि इन्होंने मुझे पैसा नहीं भेजा या आप भी बैक नहीं कर सकते हो, आपने मुझे पैसा। जी, तो वैसे कि मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा व्यूअर्स के लिए इस चीज़ को आसान करें, सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ कैसे आसान शब्दों में बताएँ? सेंट्रलाइज़ अभी के टाइम में सेंट्रलाइज़ का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज़ है, जी। जैसे बाइनेंस हो गया या CoinDCX हो गया, आप इनके पास आप ट्रांज़ैक्शन करने के लिए करते हैं, इनके अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं अमाउंट, इनके पास है, कल को अब तो गवर्नमेंट इन्हें रूल कर रही है। अगर वो पॉलिसी ना हो तो ये फ्रॉड कर सकती है क्योंकि कोई बैकिंग का मेथड नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ पे है पैसा आपका और यही यही होता है मिसयूज़ होने का। जैसे एफटीएक्स का स्कैम हुआ था, वो कैसे हुआ था? सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज थी, कंपनी कहीं और पैसा आपका मूव कर रही थी, बैंकरप्सी आ। जी। डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में कोई एक सिंगल पर्सन ओन नहीं कर रहा है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटेड है, एक कंप्यूटर के अंदर है, वो मशीन बोर्ड है, उसे कल को कोई जाके चेंज नहीं कर सकता, वो ब्लॉकचेन का रजिस्टर्ड है। जी। और ब्लॉकचेन को कोई क्यों नहीं चेंज कर सकता उसका मैं बता देती हूँ। ब्लॉकचेन का मतलब है चेन्स ऑफ ब्लॉक्स। ओके। एक ब्लॉक को बदलने के लिए मान लो हम 10 ब्लॉक पीछे हैं तो आगे के 10 ब्लॉक भी हमें चेंज करने होंगे अगर हमें 11th ब्लॉक में कोई चेंज लाना है, जो कि आपका फिजिबिलिटी नहीं है उसमें। 10 ब्लॉक करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए मैकेनिकल पावर चाहिए, मॉनेटरी पावर चाहिए, वो सब फिजिबल है ही नहीं। ये इनका और ये तो पूरे टाइम चलता रहता है और ऐसे तो हज़ारों ब्लॉक्स एक साथ आ रहे हैं या 10 ब्लॉक्स एक साथ आ रहे हैं। बिटकॉइन में आपका एक 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन हो रहा है। मान लो आप कितने ब्लॉक्स 1 घंटे बाद आप आ रहे हो, ट्रांज़ैक्शन बैक करने पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। उससे डिसेंट्रलाइज़ और सेंट्रलाइज़ में बेसिक यही है कि उन डिसेंट्रलाइज़ में कोई अथॉरिटी नहीं है और सेंट्रलाइज़ में एक अथॉरिटी सारी चीज़ें रूल कर रही है, ओवरसी कर रही है। ओके, तो जैसे कि हम वेब 3 के बारे में काफ़ी सुनते ही हैं और मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। पर जो लोग जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं लोगों के लिए। तो आप मुझे बताइए हमें वेब 3 के बारे में बात भी हमें क्यों करनी चाहिए? सो शुरुआत से शुरू करते हैं। अब बिटकॉइन का जो पूरा बिटकॉइन का आइडिया था, एक पर्सन है सातोशी नाकामोटो, किसी को नहीं पता वो कौन है, क्या था लोगों का या कोई सिंगल एंटिटी था, किसी को नहीं पता, जी। इंडिविजुअल था वो। वो इंसान क्यों नहीं सामने आया ये भी नहीं मालूम है। उसका आइडिया जो बिटकॉइन को बनाने का था कि कोई मनी को रूल ना कर पाए। मतलब गवर्नमेंट है, आज के टाइम में अगर डॉलर है तो गवर्नमेंट एक्सेस में डॉलर प्रिंट कर रही है, इकोनॉमी को पुल कर लेगी। जी। वो उससे क्या हो रहा है? डेब्ट बढ़ रहा है कंट्री का। लोगों के पास पैसा आ जा रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है इन केसेस में। तो वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए सातोशी नाकामोटो एक ऐसी करेंसी बनाना चाहता था जो सब लोग यूज़ कर पाएँ। केवल ऐसा नहीं है कि कुछ रिच लोग हैं उन्हीं के पास उसका एक्सेस है। पूरे ऑल वर्ल्ड में आप ट्रांजैक्शन कहीं पे भी कर पाएँ। आप इंडिया में, आप अमेरिका में ट्रांजैक्शन कर पाओ। कोई बीच में अथॉरिटी नहीं आ रही, कोई बैंक नहीं आ रहा, कोई सरकार नहीं आ रही जो कट निकल जा रही। पूरा आइडिया ही इसके अराउंड था। तो वेब 3 का जो आज के टाइम में फोकस, अगर मैं मनी बेसिस पे बात करूँ तो वेब 2 और वेब 3 में आज के टाइम में बहुत अंतर है पैसे के टर्म्स में। ओके। आप जो वेब 2 में जॉब कर रहे हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो आपकी सैलरी कुछ 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने। यहीं अगर आप एक वेब 3 में जूनियर डेवलपर हैं तो उसके लिए आप इजीली 80-60 के INR पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाओ! ये तो बहुत यूज़ है, पर्सन। बहुत यूज़ है ये तो। यही चीज़ है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम यही है, अभी जैसे 2000 टू 2000s के अराउंड में
एक ऐप मेनिया आया था। ऐप मेनिया आपने सुना, गोल्ड रश का टाइम, ये इंटरनेट एरा, yahoo.com बबल बन रहा था ये। कोई भी जब एप्पल में ऐप्स आने शुरू हुए तो कोई भी ऐप बनाकर एक कंपनी मल्टी मिलियन आराम से आप मिलियनर बन सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। वेब थ्री आज उसी फेज में है। ओके। वेब थ्री में जो अभी घुस गया वो वहाँ से पैसा बनाकर निकल सकता। सैम अल्टमैन, उन्होंने भी ऐप मेनिया में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से उन्होंने भी कुछ अमाउंट बनाया, आज ओपन एआई को ओन करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, आप कितनी जल्दी किस चीज़ पे कैपिटलाइज कर पा रहे। तो वेब थ्री आज उसी फेज में है जो ऐप मेनिया का फेज। तो वैसे कि जैसे कि अभी ये बिल्कुल अर्ली फेस है और इसमें हमारे पास सराउंडिंग्स भी नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा जैसे कि डेवलपर बनना तो आसान है ही नहीं इस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो हम इसके लिए अपने पहले सराउंडिंग कैसे क्रिएट करें वेब थ्री की, जिससे कि हमें वेब थ्री की इन्फॉर्मेशंस जॉब्स के बारे में पता चल सके। सो वेब थ्री में डेवलपर बनने के लिए, डेवलपर क्या, आप कोई भी अगर आप एक्सपीरियंस पोजीशन चाह रहे हो, जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो गया, या बिजनेस डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, बीडी में, या एचआर बनना चाह रहे हो, इसके लिए आपको, या डेवलपर बनना चाह रहे हो खुद, इसके लिए आपको एक थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस चाहिए ही। अब ऐसा नहीं है आप चाहो, आप आज आपने शुरू किया, आप 6 महीने बाद एक वेब थ्री में जॉब लेकर बैठे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ओके। इसके लिए कहीं न कहीं आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, कंपनी आपको हायर करे, एक नॉलेज चाहिए। इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एज़ अ डेवलपर, तो मुझे सबसे पहले तो समझना पड़ेगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग है वहाँ पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद एनएफटीज़ कैसे बनाई जाती हैं, एएमएम्स क्या होते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल टर्म है, कोई आता है नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ में आएगा। वेब 2 और वेब 3 में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, घुसने जब आप एंटर करते हो तो उसमें आपको जार्गन समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो बिटकॉइन क्रिएशन का आइडिया था वो तो था मनी को बहुत सिंपल रखना, लेकिन कहीं वेब 3 जब उस वेब 3 का क्रिएशन हुआ, जब इथेरियम ब्लॉकचेन है 2015 में, उसके साथ में कहीं कॉम्प्लिकेशंस लोगों ने ही क्रिएट कर ली, उसकी वजह से आज वेब 3 में एंटर करना ईजी हो गई। ओके। एज ए पर्सन अगर आप एंटर करो तो आपको एक पूरे टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट, उसके बाद में जार्गन्स वगैरह वहाँ के समझ में आनी चाहिए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेब थ्री में एक्सपीरियंस की भी नीड है, पर क्या कुछ जॉब ऐसी भी हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस हम वेब थ्री में कर सकते हैं? हाँ, वेब थ्री में एक्सपीरियंस के बगैर भी बहुत सारी जॉब्स है जो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें वही है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको वेब थ्री का पता होना चाहिए। ओके। अब मैं जॉब्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा, आप एज ए राइटर शुरू कर सकते हैं, मार्केटर शुरू कर सकते हैं। रिप्लाई गाय जो एक अभी नई नीश क्रिएट हुई है कुछ ही पिछले महीनों में, मैं उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, कैसे उसमें घुसना है, क्या रोड मैप है, वो सब रहेगा। तो ये 3-4 जॉब्स जो हैं ये तो इजीली आप एज ए फॉर बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा है वेब थ्री में, आप इजीली कर सकते हैं विद इन 6 मंथ पीरियड। तो आप थोड़ा राइटर के बारे में भी बताइए, कैसी कैसी जॉब होती है? वेब थ्री राइटर में भी राइटर्स जो वेब टू में वैरायटी है वो वेब थ्री में भी है। घोस्ट राइटर्स होते हैं, आप किसी इंसान के लिए लिख रहे हैं लेकिन आप खुद सामने नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट राइटर हो गए, ब्लॉग राइटर हो गया, थ्रेड राइटर हो गए, नीश्ड हैंगे। एक कोई एक्सपेक्ट ले लिया आपने सोशल मीडिया का, सपोज ब्लॉग, आप ब्लॉग में अच्छा करते हैं, आप आर्टिकल्स अच्छे लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिए $1000 इजीली है। किसी भी आप 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए चार्ज कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी। उसके बाद में अगर मैं बिगनर लेवल पे बात करूँ तो $50, $60, $70 तो बहुत ईजी है। ईजी है, वाह! ये डॉलर्स में आप कमाओगे। हाँ, डॉलर्स। ओके, तो आप रिप्लाई गाय के बारे में भी बताएं, जो कि वेब थ्री में रिप्लाई गाय क्या है? रिप्लाई गए, अभी आप जैसे सोशल मीडिया पे जाते हैं, जोमेटो के आपने कमेंट्स देखने होंगे रील्स के अंदर। अब जोमेटो खुद तो रिप्लाई कर नहीं रहा है, उसने किसी पर्सन को हायर कर रखा है जो उसको समझता है सोशल मीडिया को, एंड दैट पर्सन इज रिप्लाइंग उनके बिहाफ पे। ट्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं कोई, तो वेब थ्री में भी वही है। क्लाइंट होगा वो आपको लिस्ट देगा कुछ अकाउंट्स की, या फिर हो सकता है वो आपको खुद ही पावर दे दे कि आप चूज करो उसके बिहाफ पे। बस आपको उसके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए और वेब थ्री का कॉन्टेक्स्ट कि वेब थ्री है क्या। फिर आप ऐसे रिप्लाई गए इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लोगों के कमेंट्स पे और पोस्ट पे जाना है, रिप्लाई करना है, और ये मेनली ट्विटर के लिए ही होते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन। तो मोस्टली ये चीज़ ट्विटर पे एक्टिव है, हाँ, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे? इंस्टाग्राम पे तो अभी वेब थ्री का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है। ओके। ट्विटर के बाद में लिंक्डइन पे भी आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन पे लोग हायरिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं, ट्विटर पे कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए।
और इंस्टाग्राम तो बहुत बॉटम पे है, इंस्टाग्राम उतने एक्टिव ही नहीं है यूजर्स इंस्टाग्राम पर। तो आप थोड़ा फिगर में ही बताएंगे वेब 3 में विदाउट एक्सपीरियंस की जॉब करने पे कितने फिगर ऑफ इनकम आप कमा सकते हैं और कौन सी जॉब में? अगर आप एज ए मार्केटर, एज ए बिगनर मार्केटर स्टार्ट कर रहे हैं तो 35-50 के INR ईजी है ओके, पर प्रोजेक्ट एज अ बिगनर। एज अ बिगनर। वाओ। और वो भी आप 6 महीने के अंदर इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में राइटर है, तो राइटर आप आर्टिकल लिख रहे हैं INR में 2-3 रुपए पर वर्ड इज स्टार्टिंग प्राइस, वाओ। जो कि वेब 2 में अगर आप जाएंगे तो 1 रुपी एक डिसेंट अमाउंट है, एवरेज अमाउंट वेब 2 के अंदर है। वेब 3 में यही 2.5-3 रुपए पर वर्ड है। वाओ। उसके बाद में ये ऊपर आप अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करें तो ये 7-8-10 रुपए तक भी जाता है पर वर्ड। इसके बाद अगर आप थ्रेड लिख रहे हैं तो थ्रेड के लिए इजीली 1500 रुपये पर थ्रेड और 2000 रुपये पर थ्रेड, 3000 पे। तो ऊपर आप जितने एक्सपीरियंस है, जितना आपका स्किल अच्छा है, उस बिहाफ पे आप चार्ज कर सकते हैं। एक बार आप वेब 3 में थ्रेड्स के बारे में भी थोड़ा बताएं कि थ्रेड्स एक्चुअल हैं क्या, जिससे कि व्यूअर्स इजीली अंडरस्टैंड कर लें। सो ट्विटर पे 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक तो आपका ट्वीट हो गया, उसके बाद जो ट्वीट ब्रेकडाउन होते हैं, जो एक से दूसरे उसके अंदर रिप्लाईज हैं, वही थ्रेड होता है। ओके, कनेक्टिविटी वाला कनेक्टिंग बट कनेक्टेड, हाँ कनेक्टेड है, उसमें डीप डाउन है, जो आर्टिकल को ही आपने शॉर्ट कंसाइज वे में एक थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ओके। और कौन सी जॉब हो सकती है वेब 3 में? उसके अलावा आपका मॉडरेटर की भी जॉब होती है। मॉडरेटर बेसिकली जैसे डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड हो गया, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स तो वेब3 में बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं, कंपनीज क्रिएट नहीं करती हैं, लेकिन आपको इन जनरल देखने मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड और ट्विटर टेलीग्राम को मैनेज करने के लिए जो लोग लगाए जाते हैं कि स्पैम ना हो, कोई गलत चीज़ आकर मिस इन्फॉर्मेशन ना हो वहाँ पे, या कोई प्रोजेक्टर्स की हाइप बिल्ड करनी है, कम्युनिटी इंगेज रखनी है, तो उसके लिए मॉडरेटर्स होते हैं। इनका आप इजीली चार्ज कर दीजिए $300 और प्रोजेक्ट। बस इनका यही है, 24/7 इनकी वर्किंग रहती है, और वो भी डिपेंड करता है टीम में कितने मॉडरेटर हैं। तो जैसे कि आपने बताया वेब 3 एज एन बिगनर और विदाउट एक्सपीरियंस के साथ 6 महीने की ट्रेनिंग से आप सीख सकते हैं, तो आप 6 महीने की ट्रेनिंग का भी रोड मैप दें। 6 महीने में मैं 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 6 मंथ इज़ एनफ टू अंडरस्टैंड एनी निश, और फिर उसमें कैसे आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ओके। उसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप डेवलपर भी हो तो 6 महीने में आप एक बेसिक से एक मीडियम लेवल पे तो आ ही सकते हो, अगर आप रेगुलरली लर्न कर रहे हो तो। और 6 महीने के पीरियड अगर आप ले रहे हो किसी भी चीज़ को देने के लिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है। वो माइंडसेट आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे फोकस होकर काम करेंगे तभी वो उतनी जल्दी हमें मिलेगी। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप 1 साल लग जाएगी, 2 साल, और शायद वो चीज़ आपसे क्रैक ही ना। तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट मिले, वेब3 है क्या, वेब3 के बेसिक्स क्लियर करिए। उसके लिए आप रिसोर्सेज ले सकते हैं, वाइट बोर्ड क्रिप्टो करके एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप जाकर देखिए, उस पर बहुत अच्छी उनकी प्लेलिस्ट है, बहुत डीपली एक्सप्लेन्ड है, इंग्लिश में है सारी वीडियोज़, उनसे आप समझ सकते हैं। इंडियन क्रिएटर्स अभी उतने अच्छे मार्केट में नहीं है, और जो है भी वो ज़्यादातर एयर ड्रॉप गिव अवेज की ही बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जनरली कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, हाइप ही है क्या। ओके, और आज है जो प्रोजेक्ट वो कल नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। और ये हो गया। उसके बाद में 99 बिटकॉइंस दूसरा यूट्यूब चैनल है, उससे आप बिटकॉइन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, वो भी बहुत, उनका भी इंग्लिश में ही है, वो भी डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। फिर आप आ जाइए सुपर टीम दाओ, यहाँ पे आप स्टार्टिंग करने के लिए आप प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे फाइवर है, फाइवर पे आप गिग्स वगैरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी आपको गिग्स मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा लर्न वेब3 करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको वो थोड़ा टेक्निकल साइड में आपको वेब3 का ओवरव्यू दे देंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनिशियल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना होता है, एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं, उसका ओवरव्यू आपको ईजीली मिल जाएगा। फिर आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आर्टिकल्स के लिए आप लेजर करके, लेजर एकेडमी है, उसके आर्टिकल्स देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉइंट ब्यूरो के आर्टिकल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, तो जैसा कि अभी तक हम वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं और वेब 3 और बिटकॉइन थोड़ा सिमिलर लग रहा है, क्या ये सच में वेब 3 और बिटकॉइन सिमिलर है? वेब3 और बिटकॉइन की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन, वो सेम है, लेकिन ये दोनों खुद में अलग है। बिटकॉइन वेब3 का पार्ट है एज ए करेंसी, लेकिन बिटकॉइन और वेब3 में डिफरेंस है। वेब3 एक पूरा एक नीश है, जो एक इकोसिस्टम है। वेब3 एक इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग चेन्स है, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, और फिर आपका बिटकॉइन तो है। इनके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स की जो टोटल यूटिलिटी है
कनेक्टेड है वो आपस में, कैसे यूज़ हो रहा है, वो भी वेब थ्री का कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइज, एनोनिमस, एनोनिमस मतलब आपकी आइडेंटिटी अगर आप नहीं रिवील करना चाह रहे हैं तो आप मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वेब थ्री का आइडिया यही था कि एज ए पर्सन अगर आप किसी के सामने कोई आपको जज ना करे, आप काम कर पाएँ पर्दे के पीछे रहकर, आपकी आईडी भी सामने किसी की नहीं है, बाकी आप पर डिपेंड करता है अगर आप ओपनली। ओके, तो जैसे कि आप वेब थ्री के प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बता ही रहे हो, तो वेब थ्री के प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल भी ज़रूर दीजिए। वेब थ्री एक बहुत बड़ी नहीं, उसके अंदर बहुत सारी नीचे है इकोसिस्टम के अंदर। RWA, डीपिन, RWA बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको वेस्ट कलेक्ट करने के लिए पेमेंट दे रहा है। ओके। अब प्लास्टिक वेस्ट करिए, उनके सेंटर्स पे डिपॉजिट करिए, उसके बदले में आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलेगी अच्छा। या कूपन्स मिल जाएंगे। वाओ। वैसे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा आपके थोड़ी अगर हम टेक्निकल साइड में जाए तो डीफाई है। डीफाई में बहुत सारे हैं, AMMs होती है। और डीफाई फॉर्म क्या है ये? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो आपका भी सेंट्रलाइज फाइनेंस है, बैंक्स हो गए, ये सारी अथॉरिटी हैं, इनके पास पावर है, ये मैनिपुलेट कर सकती है चीज़ों को। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपका पैसा आपके पास है जी, अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई हैक हो जाए तो, या आपने ओपनली किसी के साथ अपना डिटेल शेयर करिए, उस पर भी हम बाद में आएंगे। क्योंकि वेब थ्री में एंटर करने का एक मेन चीज़ ये भी है, आपको वॉलेट बनाना आना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है वो आना चाहिए। तो आप किसी भी वॉलेट के कोई भी वॉलेट लीजिए, आप क्रिएट कर लीजिए एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट। नॉन कस्टोडियल वॉलेट बेसिकली आइडिया ये है, आपके अलावा किसी और के पास उसकी एक्सेस नहीं हो। एक सीड फ्रेज होता है 12 वर्ड्स का, यूनिक सीड फ्रेज जो आपके पास होगा, जिसका एक्सेस आप वॉलेट्स के लिए ट्राई कर सकते। तो वेब थ्री के लिए आपने बताया कि वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन से वॉलेट हैं वेब थ्री में जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है? आप मेटामास्क पे वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट है, फैंटम वॉलेट है, इन तीनों का आप इनमें ट्राई करेंगे। इसके अलावा और भी वॉलेट है, जेरियन हो गया, वो तो डिपेंड करता है आप जितना डीप जाना चाहे। बिगिनर के लिए मैं बोलूँगी ये तीनों वॉलेट बहुत। तो ये वॉलेट क्या मतलब किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं? वॉलेट्स एज ए बैंक अकाउंट ओके। एग्जाम्पल में, वैसे तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, बट कनेक्टिविटी के लिए हम इसको बैंक अकाउंट की तरह आप समझ लीजिए। आपकी सारी करेंसीज जो है इसी के अंदर रहेंगी, अलग अलग चेन्स पे। बिटकॉइन आपके BTC की करेंसी हो गई, उसके बाद इथेरियम पे बहुत सारे टोकन्स है, USDT, USDC, अलग अलग। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप कभी कोई भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमेशा ब्लॉकचेन वेरीफाई कर लीजिए कि ये ही ब्लॉकचेन पे है। मान लीजिए मुझे इथेरियम USDT इस वॉलेट से वॉलेट 1 से वॉलेट 2 में भेजना है, तो मुझे ये चेक करना होगा इस पे भी सेम जगह पे है, इथेरियम पे ही मैं भेज रही हूँ USDT, क्योंकि वो सारी चेन्स पे हैं। BNB पे भी आपको बाइनेंस चेन, उस पे भी आपको USDC देखने मिलेगा, सोलाना पे भी USDC है। तो ये चीज़, और अगर आप गलत ट्रांजेक्शन कर लेते हैं वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। उसका उसका कोई रिकॉर्ड है वेब थ्री में कहीं जो पैसा ख़त्म हो रहा? नहीं, उसका कोई रिबट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, हमने मंथ वन तो डिस्कस कर लिया है, अब मंथ टू की बात करते हैं। मंथ 1 में यही, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए उसके बाद आप बिल्ड करिए कल्चरल सिग्निफिकेंस। ओके। कल्चरल सिग्निफिकेंस वेब3 में हर एक इंसान क्यों नहीं इतनी जल्दी सारी चीज़ें क्रैक कर पाता है, वो उसका मेन रीज़न है कल्चरल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में क्या है, आपके रिज्यूमे में क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वेब3 की चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके jargon समझ में नहीं आते हैं, वेब3 का मीनिंग समझ में, कम्युनिटी, क्योंकि वेब3 का मेन जो पूरी रनिंग है वो कम्युनिटीज़ के ही थ्रू होती है। तो आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस बिल्ड करनी होगी, जार्गन समझने होंगे। जार्गन्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मून डैंग, टू द मून मतलब कोई करेंसी मैं चाह रही हूँ वो 100K चल रहा है, जैसे बिटकॉइन है अभी $100K से ऊपर गया है, मैं चाह रही हूँ $150K जाए, तो बिटकॉइन टू द मून, मैंने ये लिख के लिए ट्वीट डाल दिया। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, GM वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। GM क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट वेब3 24/7 एक्टिव है, कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, उससे तो सबके लिए हम रेटिंग यही रखते हैं GM, चाहे वो शाम ही क्यों ना हो, रात क्यों ना। ओके, वही है आपको उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप ट्विटर पे प्रोफाइल क्रिएट करिए। और मैं तो ये कहूँगी, अगर आप जब लर्न कर रहे हैं, जब आप लर्निंग फेज में हैं, आप धीमे धीमे चीज़ें सीख रहे हैं, आप उसको ही पोस्ट करना शुरू कर दीजिए कि वेब 2 का सिग्निफिकेंस, वेब 3 का सिग्निफिकेंस क्या है, वेब 3 में क्या डिफरेंस है वेब 2, वेब 1 और वेब 3 में। इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा पोस्ट डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है वहाँ पे। अच्छा, लोगों को समझ में आएगा इस इंसान को कुछ पता है।
आप ट्विटर पे प्रोफाइल बनाइए, लोगों को फॉलो करिए। लोगों को फॉलो कर देंगे, आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप मार्केटिंग नीश में जाना चाहते हैं या फिर डेवलपमेंट में, तो आप जाइए सर्च करिए वेब3 डेवलपर्स ट्विटर पे। ट्विटर भी बहुत अच्छा एसईओ है अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो। वहाँ डालिए आप वेब3 डेवलपर, उसमें देखिए कौन से डेवलपर्स हैं जो एक्टिव हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारी आपके स्कैम प्रोफाइल्स भी आएंगी और बहुत सारी अनएक्टिव प्रोफाइल्स भी। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ फिल्टर करिए कौन एक्टिव है। एटलीस्ट मैं कहूँगी अगर 2-3 के भी फॉलोअर हैं तो देख लीजिए कितना उसका कंटेंट अच्छा है और कितने एक्टिव है वो। अगर कम्युनिटी उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स पढ़ने मिल रहे हैं आपको, फॉलो कीजिए उस इंसान। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कि स्कैमर कौन है? स्कैमर के लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई शिलिंग कर रहा है। अब शिलिंग क्या होती है, ये एक बहुत बहुत पॉपुलर वर्ड है वेब3 में, शिलिंग का। मैं एक प्रोजेक्ट उठाया, मैं उसी के बारे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रही हूँ। चिल्लाकर मतलब इन द सेंस पोस्ट में मैं बात कर रही हूँ, मैं एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस्ड हूँ, मैं उसी को प्रमोट कर रही हूँ, उसी के टोकन्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये शिलिंग होती है। ये लोग ये क्यों करते हैं, या तो उनका पैसा उसमें लगा होता है या फिर प्रोजेक्ट उन्हें पे कर रहा होता है शिलिंग के। शिलर्स का भी एक जॉब है मार्केट में, शिलिंग के भी पैसे मिलते हैं लोगों को, ओके, बट दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो तो डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा वेब3 में डीप हैं जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि आपने मंथ 2 के बारे में भी बात कर लिया, मंथ 3 के बारे में बात करते हैं कि वेब3 का मंथ 3। हाँ, तो मंथ 1 में जब आप होंगे, मंथ 1 में आपने बेसिक्स क्लियर करी, मंथ 2 में आपने कल्चरल सिग्निफिकेंस बिल्ड करी। इसी जब ये हम ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करिए वहाँ पे। मंथ 1 में जितने आपने नॉलेज ली, अगर मैं मार्केटर हूँ तो मैं एटलीस्ट कॉपी राइटिंग जैसी चीज़ों पर फोकस करूँगी। कॉपी राइटिंग में मैंने किसी कंपनी का पोस्ट उठाया, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, या कोई टॉपिक ले लिया मैंने किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे जी के रोल अप्स होते हैं वो ले लिया, या अभी एक रिसेंट में चेन है एब्स्ट्रैक्ट चेन, बहुत पॉपुलर हो रही है वो, उस पे मैंने आर्टिकल लिखकर अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। वो आर्टिकल मेरी रिसर्च में मुझे किसी ने असाइन नहीं किया, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो में है। मतलब मुझे पता है कि वेब3 में ट्रेंड क्या है, अगर मैंने उसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया तो सामने वाला जब उसे पढ़ेगा उसे समझ में आएगा, अच्छा इस इंसान को कुछ नॉलेज है कि इस नीश के बारे में। तो वहीं आप पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आप पिच करना शुरू करिए। धीमे धीमे जब आप ट्विटर पे लोगों को फॉलो करेंगे, उनसे कनेक्शंस बिल्ड करिए, उन्हें रीच आउट करिए कि अच्छा मैं ये चीज़ करता हूँ, ये चीज़ करती हूँ। मैं कहीं अगर वो पर्सन कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं घोस्ट राइटिंग के लिए, या कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए तो मैं बोलूँगी आप जॉब साइट्स हैं बहुत सारी। तो जैसे वेब 2 में लोग फाइवर पे जाके जॉब ढूंढते हैं, क्या वेब 3 के लिए भी कोई ऐसी चीज़ है? अब वेब3 के अंदर जॉब्स ढूंढने के लिए भी बहुत सारी अच्छी साइट्स हैं। इसके लिए आप वेब3 जॉब्स, वेब3 करियर्स करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। क्रिप्टो जॉब लिस्ट है, लर्न वेब3 जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था टेक्निकल समझने के लिए, उस पर भी जॉब्स की पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। अब इसको अप्रोच करने का सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, सपोज आप मार्केटिंग में है, क्योंकि मेरी निश मार्केटिंग है तो मैं उसी के एग्जाम्पल ये आप किसी ने अगर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर किया है तो उसको मार्केटिंग की भी, मार्केटर की भी ज़रूरत होगी, आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। या फिर किसी ने मार्केटर हायर किया है तो उसको राइटर की भी ज़रूरत होगी। मैं प्रोबेबिलिटी लेकर चल रही हूँ, आप उन्हें अप्रोच करिए, हो सकता है वो आपको हायर करिए। इसके अलावा वेल फाउंड करके एंजल, जहाँ पे बीसीसी इन्वेस्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप देख लीजिए वहाँ पे कौन सी कंपनी अभी रिसेंट में फंडिंग उठाई है, ओके, वहाँ जाकर उन कंपनीज को आप अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने फंडिंग उठाई है और उनका इतना लाइव प्रोजेक्ट नहीं है तो उन्हें किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें जाकर ट्विटर पे पिच करिए, उन्हें ईमेल भेजिए, उन्हें उनके सीईओ की प्रोफाइल्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी, उन्हें अप्रोच करिए। सीईओ नहीं तो मार्केटिंग में अगर कोई है उनके पर्सन, आप उन्हें अप्रोच करिए। इसमें मेन गेम एज ए फ्रीलांसर या फिर एज ए पर्सन जो जॉब करना चाह रहा है, मेन गेम उसमें है आप कितनी लीड्स को अप्रोच कर रहे हैं, उसमें से कितनी कन्वर्ट हो रही है। ये एक बहुत खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे मैं इजी कहूँगी, अगर आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट 50 लोगों को तो 10 लोगों को पर डे आप अप्रोच करिए जी। हो सकता है उसमें से एक इंसान का रिप्लाई हो सकता ना आए किसी का। हम 100 में से रेशियो लेके चलते हैं, 6 लोग भी अगर हमारे क्लाइंट बन गए तो बहुत अच्छा है। 6% कन्वर्जन रेट, वाह, इतना ह्यूज डिफरेंस। इतना ह्यूज। इसलिए यही अगर आप ईमेल में करते तो ईमेल में भी नंबर गेम है ये पूरा। आप कितने क्लाइंट को जल्दी कन्वर्ट कर ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने लोगों को अप्रोच करें। हर किसी को आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
और हर किसी से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप वहाँ डिस्कवरी बॉल पे जा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट समझ रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है उनका आपको तरीका समझ में ना आ रहा हो। आप बात करिए वहाँ से, एटलीस्ट एक क्लाइंट तो मैं आपको बोल सकती हूँ आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फर्दर मंथ्स की बारे में बात करते हैं। फर्दर मंथ्स के बारे में भी बताइए। जब हमने मंथ 2 के 15 डेज में हमने कल्चरल सिग्निफिकेंस बिल्ड करी, उसके बाद हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया जॉब्स के लिए। इसमें मैं कहूँगी आप एजेंसीज़ को अप्रोच करिए। अगर आप राइटिंग या घोस्ट राइटिंग या मार्केटिंग की जॉब देख रहे हैं, आप इंटर्न के बेस पे पहले वर्क करिए, क्योंकि आप ऐसे बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, वहाँ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है इंटर्न रोल या फिर ऐसे जूनियर रोल, वो लीजिए आप। और यहाँ पे जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, अप्रोच करते टाइम कुछ ना कुछ आपको वहाँ उन्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रही हूँ तो मैं हो सकता है उन्हें फ्री में कोई थ्रेड लिख कर दे रही हूँ, एक ताकि उनको भी टेस्ट मिल। वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हाँ, वैल्यू प्रोवाइड। उनसे आप बातचीत करिए, उनको बताइए कि मैं आपको एक थ्रेड फ्री में लिख कर दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मैं एक आर्टिकल आपको फ्री में 500 वर्ड का लिख कर दे सकता हूँ, ताकि उनके अंदर भी ट्रस्ट आए आपके, क्योंकि आप उन्हें कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, वो वार्म लीड नहीं है आपकी, कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं। और जब आप ये करने लगेंगे, जब आप उन्हें वैल्यू देंगे तो वहाँ से कुछ परसेंटेज तो आपका कन्वर्जन आएगा। दूसरी चीज़, कनेक्शंस अच्छे बन कराएं जी। हो सकता है आप किसी डेवलपर को अप्रोच कर रहे हो, वो आपको कहीं मार्केटर्स कनेक्ट करा देगी, आपको कहीं एक कनेक्शन। वेब3 में सबसे बड़ा ये नहीं है, आपको कनेक्शंस अच्छे बिल्ड करने हैं जी। वहाँ रेफरेंस का बहुत सिग्निफिकेंस है, वेब2 में भी है ऑब्वियसली, लेकिन वेब3 में एक अलग ही ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर कोई एजेंसी है तो सारी वेब3 मार्केटिंग एजेंसी आपस में कनेक्टेड है। आपके पास रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है नहीं है आपके पास रिक्वायरमेंट, तो आप मुझे पुश कर सकते हैं कि अच्छा आप इस इंसान को कॉन्टैक्ट कर लो, इनके पास रिक्वायरमेंट है। वो चीज़ है, आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हमारा मंथ 2 का हो गया, हमने एक क्लाइंट पकड़ लिया। बिगिनर है कोई बात नहीं, वो आपको अंडर पे कर रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट अप्रोच करके उनके लिए काम शुरू करिए, एक आपके पास एक्सपीरियंस आए। मंथ 3 में अपने स्किल्स को पॉलिश करिए, कि को पॉलिश जब आप उनके साथ काम करना शुरू करेंगे एक क्लाइंट के साथ, आपको दिखेगा अच्छा ये कमियां हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था लोग, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करिए और स्किल्स पॉलिश करिए। जब वो स्किल्स पॉलिश हो जाएंगे फिर हम और अच्छे क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू जी। तो हमारे यहाँ मंथ 3-4 हम यही चीज़ सेम चीज़ पे डबल डाउन करेंगे, स्किल्स पॉलिश करेंगे, क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे। जब वो हो जाता है फिर हमारा आता है 5th और 6th मंथ। यहाँ आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये क्लाइंट है, मैं इतना तो अर्न कर सकता या कर सकती हूँ। थोड़ा आपको रगड़ना भी पड़ेगा इसमें जी। ये चीज़ जब हो जाएगी उसके बाद मंथ 6 तक आप एटलीस्ट एक मिड लेवल आपको एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। बहुत में ये जब डिपेंड करता है जब आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, स्किल्स बिल्डअप कर रहे हैं आप, तब आप मंथ 6 तक आप और बड़ी एजेंसीज को पिच करना शुरू कर। तो यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं कि रोड मैप क्या है, कैसे अपने आप को बिल्ड करना है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और ऊपर नज़रिया रखना पड़ेगा कि वेब3 में जब हम प्रोजेक्ट्स के लिए जाएंगे, हम पिच करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, तो उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो वेब3 के लिए कैसे बनाना है। अब इसमें आ जाती है पोर्टफोलियो में, ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि मैं भी लोगों को हायर कर चुकी हूँ। लोग एक या तो वो लिंक भेजेंगे और लिंक के अंदर अगर उनका वेबसाइट का लिंक है वेल गुड, लेकिन उसमें आर्टिकल्स पुराने नहीं होने चाहिए। आर्टिकल्स अगर आपका कुछ भी है मुझे दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मार्केटर हैं तो थ्रेड वगैरह हो उसके अंदर। अगर आपने किसी क्लाइंट का अकाउंट ग्रो किया है तो वहाँ पे लिंक लगाइए, अच्छा ये क्लाइंट था, मैंने इसका इस नंबर से इस नंबर तक ग्रो किया है। अगर आप राइटर हैं तो वहाँ मुझे दिखाइए अलग अलग राइटिंग के इस पे थ्रेड्स हो गए, उसके बाद ट्वीट पोस्ट हो गए। उसके बाद अगर आप लिंक्डइन की भी करते हैं तो लिंक्डइन का भी पर्सनल ब्रांडिंग का मुझे दिखाइए। आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स का दिखाइए। मुझे वहाँ पे आपका वर्क दिखना चाहिए कि वहाँ आपके स्किल्स शो करने चाहिए। और प्लीज़ ड्राइव लिंक तो एटलीस्ट शेयर मत कर। ड्राइव लिंक एक ड्राइव है, वो लिंक आपने शेयर कर दिया, उसके अंदर 6-7 और लिंक है, मैं क्यों बोलूँ जी। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं जाके लिंक खोलूँ। और उससे बड़ी गलती ऐसा मत करिएगा कि आप लिंक ही शेयर ना करें जी। तो वो वैसे एक cart.io करके वेबसाइट है, आप उसको यूज़ करिए, उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, वहाँ आर्टिकल्स ईजिली आप लिंक कर सकते हैं।
आर्टिकल से ड्राइव का भी आप लिंक वहाँ पे डाल सकते हैं, आप वहाँ डालिए। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ फ्री में आर्टिकल्स वगैरह, medium.com हो गया, मीडियम पे आप आर्टिकल्स लिख कर रख सकते हैं। ट्विटर है तो अपनी अपनी ही प्रोफाइल पे आपने ट्वीट पोस्ट डाल रखते हैं, उनको ही लिंक कर दीजिए, कुछ शो करने के लिए हो एटलीस्ट। जी। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो किसी को सेंड कर रहे हैं या किसी को वार्म अप कोल्ड अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप वेब3 में फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ या थोड़े से टेक बैकग्राउंड के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाती है इन कंपैरिजन टू अदर। कोई आ रहा है बीबीए करके आ रहा है, उसके ऊपर तो आप हैं ही एटलीस्ट जी। तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। जैसे मेरी पिच क्या रहती है, आई एम a डेवलपर टर्न वेब3 मार्केटर विद अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ओके, ऑफ 2 years इन वर्किंग इन स्टॉक मार्केट या 3 years। ये मेरी लाइन रहती है। तो लोगों को क्या लगता है, अच्छा ये टेक बैकग्राउंड से आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बीसीए वगैरह कर रखा है मैंने। इसके अलावा IIT मद्रास। हाँ, वहाँ पे भी कर रखा है। फिर आपका आ गया मेरा फाइनेंशियल, मैंने स्टॉक मार्केट में काम कर रखा है, तो मुझे वहाँ एज मिल जाती है। जैसे मैंने इसके थ्रू कई सारे प्रोजेक्ट्स है। एक क्वांटिटेटिव फंड है वेब3 में, मैंने उसके साथ काम कर रखा है। मुझे क्यों हायर किया, क्योंकि मेरा एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मुझे टेक्निकल नॉलेज है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स में क्या कौन सी वेराइटी होती है, तो मैं उनके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकती। जी। वो हाँ आपको एज मिली। तो यहाँ के संग एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे कि आपने टेक्निकल फील्ड और अपना फाइनेंस फील्ड दोनों बताया, पर क्या वेब3 में टेक्निकल फील्ड का से होना ज़रूरी है? कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। उन लोगों को भी जानते हो जो लॉयर हैं, वो लेजिटली वो लॉयर के उस पे काम कर रहे हैं अभी, और वो वेब3 में काम कर रहे हैं। जी, मैं भी एक को जानता हूँ, ऐसे एक। हाँ, तो उसमें आपके टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और भी फील्ड्स है वेब3 में, जैसे डेवरेल हो गया। डेवरेल बेसिकली जो डेवलपर प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत समझते हो, थोड़ी बहुत टेक, ज़्यादा टेक नहीं आती है उनको। ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि डेवरेल है तो बहुत टेक्निकल नॉलेज है, असल मायने में नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को बेसिक्स आते हैं, लेकिन उन्हें समझाना आता है कि कैसे प्रोडक्ट को समझ के मैं लोगों को बता सकता हूँ। सो वेब3 में कितना पोटेंशियल है अर्निंग के लिए? वेब3 में अर्निंग के लिए मैं सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन देती हूँ। क्या आप डेवलपर हैं, तो डेवलपर में मैंने बोला 80K 60-80K के बीच में जूनियर यू कैन अर्न इजीली एंड INR एम टॉप। उसके बाद में आपका मार्केटर है, तो मार्केटिंग में आप इजीली 1-2-3 महीने के अंदर 30-50 हज़ार के बीच का प्रोजेक्ट्स क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने जो मैंने बताया वो रोड मैप फॉलो किया है। उसके बाद इसमें घोस्ट राइटर्स होते हैं। घोस्ट राइटर का जैसे मैंने डिस्कस किया है स्टार्ट में, थ्रेड का इतना चार्ज होता है। थ्रेड पे 1000 रुपीज़ से 1500 2000 3000 ईजिली, डिपेंडिंग अपॉन कितनी लेंथ है थ्रेड की। उसके बाद में आपका आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स में 2-3 रुपये पर वर्ड बेसिक है। फिर आपका आ गया रिप्लाई गाय, जिसके बारे में आगे आप क्वेश्चन पूछे तो बताएंगे। रिप्लाई गाय में आप 8 to 15 डे, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा अकाउंट है, आप चार्ज कर सकते हैं जी। इन INR। इन आया। सो इसी के साथ मैं यही पूछना चाहूँगा कि इसमें स्कैम्स भी हैं, अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसमें ऑथेंटिक प्रोजेक्ट कैसे ढूंढ सकता है कोई भी बिगनर? ऑथेंटिक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो उनका वाइट पेपर होना चाहिए कोई भी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स, कई बार प्रोजेक्ट्स भी आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो देख लीजिए कि उनका प्रोजेक्ट असलियत में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर वाइट पेपर है तो वाइट पेपर में उन्होंने अपनी टीम का ब्रेकडाउन दे रखा है, टीम के ब्रेकडाउन के अलावा प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेंशन कर रखी है। अगर बहुत आपको ऐसा लग रहा है ChatGPT जनरेटेड है, ChatGPT यूज़ करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगी, आप जब स्टार्ट कर रहे हो वेब3 का समझने का, तो बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़िएगा आपको। फिर उसके बाद आप जितने भी वाइट पेपर देखेंगे, आपको स्टार्क डिफरेंस दिख जाएगा अगर कोई स्कैमर प्रोजेक्ट होगा तो। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट आपको कभी आपका प्राइवेट की, आपका वॉलेट का एड्रेस नहीं पूछता है, अनटिल अनलेस उन्हें आपकी ऑन चेन एक्टिविटी वेरीफाई करनी है। ऑन चेन एक्टिविटी, ब्लॉकचेन पे आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं। किसी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ये नहीं मांग, 99% आई कैन से 98-99% प्रोजेक्ट्स आपसे नहीं मांगेगा, तो वो चीज़ देखिएगा। कोई प्रोजेक्ट्स आपको ऐसा तो नहीं है वो आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग ले, जैसे प्राइवेट की हो गया। प्राइवेट की तो कभी शेयर ही नहीं करनी है, वो आपके लिए, आपने अपने घर की चाबी दे दी जी, इस तरीके से रहे। इसके अलावा उनकी फॉलोइंग देखिए, फॉलोइंग अगर बिगनर प्रोजेक्ट है, अभी बनाया प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली फॉलोइंग नहीं होने वाली है। टीम का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि टीम कैसी है उनकी, टीम के कितने लोगों का इकोसिस्टम क्या है, क्या वो बात कर रहे हैं वो या नहीं।
या उनके फॉलोअर कितने हैं, वो सारी चीज़ें वेरीफाई कीजिए। जी, तो जैसे कि हम इसमें एक चीज़ और बात करेंगे कि एआई भी काफ़ी बूम पे है। मोस्ट ऑफ द लोग एआई एंड डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो वो वेब 3 की तैयारी क्यों करें? वेब 3 के लिए जॉब क्यों फाइंड करें? वेब 3 मैंने जैसे बोला, वेब 3 अपने एक वेब 3 वेब 2 का आने वाला वर्ज़न है। और ये सही बात है, एक टाइम बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ जब डेटा और प्राइवेसी को अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कोई भी आपका डेटा मिसयूज़ कर सकता है। अभी रिसेंट में मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को ट्विटर से बैन कर दिया गया था कुछ टाइम पहले ही। आज कभी आपका जैसे आपका चैनल है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक ईज़िली आपको बैन कर सकता है, के पास कोई अथॉरिटी नहीं। तो वेब 3 का वहाँ पे रोल है। वेब 3 आपको आगे जाके उसका क्या रहेगा जब आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। क्रिएटर इकोनॉमी जो आपके हाथ में है, आपकी ऑडियंस कहाँ है, आप उसे इज़िली दूसरी चेन पे शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट पे बिल्ड करके लेकर आ सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। जी। एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको प्रॉपर्ली बताऊँ, का यूट्यूब पे चैनल है। तो यूट्यूब पे चैनल है आपका, लेकिन सपोज़ कल को आपकी जितनी ऑडियंस है यूट्यूब बैन कर देता है, आप कहाँ जाएँगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक नया चैनल स्टार्ट करने के अलावा। उनको अप्रोच करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी ऊल-जलूल पॉलिसी होती हैं कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एज़ अ क्रिएटर। आपको खुद लगेगा कि अच्छा इनके पास आधी से ज़्यादा अथॉरिटी चली गई है। ऐसे केस के लिए वेब 3 में प्रोडक्ट्स हैं। वेब 3 में आप अपना बहुत सारे हैं, मैं आप डीप जाएँगे तो मैं ही बात करते हैं, ठीक है रहो। वेब 3 में इसके लिए ऑप्शंस हैं। वेब 3 में आपने सपोज़ एक अपनी आइडेंटिटी बनाई, आपने चैनल क्रिएट किया, अपनी सोशल आइडेंटिटी बना ली, लोग आपकी सोशल आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। कोई प्लेटफ़ॉर्म ओन नहीं कर रहा है उसको, किसी के रूल्स नहीं है वहाँ पे। उसी चीज़ को हम इसीलिए हमें वेब 3 की ज़रूरत है आगे चल के। अगर ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज़ हो जाती हैं या कंपनीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती हैं, तो ऑब्वियसली आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन अगेन वहाँ डेटा का प्रॉब्लम है। वेब 3 उस बेसिस पे फ्यूचर है। ओके। और डेटा और एआई और वेब 3 एआई भी आ रहे हैं। वेब 3 एआई प्रोजेक्ट्स भी हैं आज के टाइम पे, जो बहुत अब मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने डीपिन की बात करी, डीपिन एआई एआई एज़ अ पूरा ऑटोमेशन के लिए है, उसका वेब 3 में भी रोल है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, देन दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि ये डेटा एआई वो आपका वेब 2 में भी लगता है, डेटा एआई वेब 3 में भी लगता है। कैसे किस चीज़ का यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो है। तो जैसा कि हम बिल्कुल एपिसोड के अंत में हैं स्टैब ऑन स्ट्रीट के, तो मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप एक बार जो ये व्यूअर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं और हर कोई इस जगह तक आया है, वो जान चुका है कि ये हर किसी के लिए पॉडकास्ट नहीं है। आपको अलग ही मेंटालिटी लेके आपको इस पॉडकास्ट पे बैठना होगा। तो आप उन जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप मुझे बताएँ कि सभी लोग एआई वगैरह के लिए पीछे भाग रहे हैं, डेटा साइंस के पीछे भाग रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें, उन्हें लग रहा है कि उनकी मार्केट में जॉब चली गई। तो आप मुझे उन्हें वेब 3 के लिए बताएँ, वेब 3 में वो क्यों हुआ? वेब 3 में जैसे मैंने बोला एआई है, एआई का रोल है, हम भी यूज़ करते हैं एआई एज़ अ मार्केटिंग कंपनी। लेकिन वहाँ पे एआई एक एस्पेक्ट तक यूज़ होती है, एआई पूरा वेब 3 नहीं समझ सकती है। वेब 3 में नहीं, एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, वेब 2 में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं। मार्केट है वहाँ पे पहले से ही, एक सैचुरेशन आ चुका है। वेब 3 में सर्टेन लेवल तक सैचुरेशन है, लेकिन उससे ऊपर नहीं है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे आरडब्ल्यूडीपिन पिछले साल ही आया है पॉपुलैरिटी में, उससे पहले कोई समझता नहीं था, जानता नहीं था। तो वहाँ पे इवॉल्विंग चीज़ों को एआई उतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाई, और करती भी है तो वो डेटा के थ्रू होगा, जिसके लिए अगेन एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम जॉब बेसिस पे बात करें, तो वेब 2 जॉब्स में आपकी आज के टाइम में एवरेज जॉब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-35 हज़ार रुपये महीने दे रही है। उसके बाद आप अपने ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप 9 टू 5 वर्क कर रहे हैं, कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है, कल को कंपनी निकाल देती है, कोई मतलब नहीं है। वेब 3 में डिफरेंस यही है, वेब 3 में रिमोट वर्क है सारा, कोई कहीं है जो ऑफिस से वर्क कर रहे हैं, दे आर अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए उनको पेमेंट भी उससे हाई मिलता है, ऑब्वियसली। आप घर से काम कर रहे हैं, और घर से भी मैं ये कह सकती हूँ एटलीस्ट वेब 2 और वेब 3 में जॉब में आप 2-3x तो ईजिली मॉनेटरी टर्म्स में डिफरेंस समझ नहीं के रहे। वही जैसे मैंने बताया, 1 रुपये पर वर्ड मिल रहा है वेब 2 में, और वहीं उस पर्सन को मिल रहा है 3 रुपये स्टार्टिंग रेट, 3x अमाउंट उस चीज़ का है। रिमोट वर्क है सारा, कहीं आपको किसी से पर्सनली जाकर काम नहीं करना डेस्क पे बैठ के, और फिर आप अपने कंफर्ट जोन से काम कर रहे हैं, मतलब आप 24/7 चलता है, आप रात के काम करना चाहो रात के करो। तो दर्शकों, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो जैसे कि आप सब समझ चुके होंगे, एआई आपकी जॉब नहीं खाने वाला,
आप बेरोज़गार नहीं रहोगे, क्योंकि वेब 3 भी एग्ज़िस्ट करता है, तो आपको वेब 3 से रिलेटेड भी आगे और जॉब मिल जाएँगी। और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इसके लिए हम अनदर एपिसोड बनाएँगे, जिसका हम ये डिटेल एक ही टॉपिक के ऊपर करेंगे। इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपका अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं और उससे हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे।